हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुकु। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने इसी कलेक्शन से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 32। नीलवेणी को पूरे गांव में घसीटने के बाद अनंतनाग उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। उसकी गाड़ी धूल उड़ाते हुए वहां से निकल जाती है। नीलवेणी वहीं बेसुध सी धूल पे जर्जर हालत में पड़ी होती है। कुछ देवदासियाँ उसके पास आती हैं, उसके गालों को थपकाती है। अक्का, उठो ना अक्का, और उसके पास बैठकर रोने लग जाती हैं। वही पंडित जी दौड़े दौड़े चले आते हैं। हे यलम्मा, अब और कितनी परीक्षा लोगी इन बच्चियों की? ये तो तुम्हारी देवदासियाँ हैं ना? कितने मन से ये तुम्हारी सेवा करती हैं। तो इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए, अपनी देवदासियों को बचाने के लिए तुम क्यों कुछ नहीं करती? और रोते हुए पंडित जी नीलवेणी के पास बैठ जाते हैं। अपने गमछे से नीलवेणी का चेहरा साफ करते हैं, जिस पर धूल की एक चादर चढ़ चुकी थी। जैसे तैसे कर पंडित जी हाथों से नीलवेणी को अपनी गोद में उठाते हैं। घुटनों में दर्द होने के बावजूद वो जैसे तैसे कर नीलवेणी को मंदिर ले जाते हैं। तब तक देवदासी देविका गांव जाकर दौड़ते हुए वैद्य जी को बुला लाती हैं। वैद्य जी नीलवेणी की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी आंखें खोलकर परीक्षण करते हैं, उसका हाथ पकड़कर उसका नाड़ी परीक्षण करते हैं और बड़ी ही निराशा से अपनी गर्दन हिलाते हैं। पंडित जी और बाकी सभी देवदासियां वहीं घेरा बनाए खड़ी रहती हैं कि कब नीलवेणी अपनी आंखें खोले। इसी राह में एक टक सारी रात वो खड़ी रहती हैं। पंडित जी तरह तरह की जड़ी बूटियां पीसकर उसका रस नीलवेणी को पिलाए जा रहे थे, पर नीलवेणी के शरीर में मानो कोई जान ही नहीं बची थी। उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। करीबन सुबह के 4 बज चुके थे, पर नीलवेणी अब भी होश में नहीं आई थी। आखिरकार वैद्य जी ने थक हार कर पंडित जी के सामने बड़ी ही मायूसी से देखा और कहने लगे, पंडित जी, नीलवेणी की नाड़ी तो चल रही है, पर वो होश में नहीं आ रही। वो शायद अचेतना की अवस्था में जा चुकी है। मतलब वो जिंदा तो है, पर कब जागेगी, कब होश में आएगी, उसका कुछ भी पता नहीं। शायद 4 से 5 दिन लग जाए, या 10 दिन लग जाए, या फिर महीने भी लग जाएं, या फिर ये एक अचेतनता लंबी अवधि के लिए भी हो सकती है। ये सुनते ही पंडित जी बहुत घबरा जाते हैं। पर वैद्य जी, ये किस वजह से हुआ होगा? शायद नीलवेणी को सर में बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी चोट आई होगी, इसी वजह से वो इस लंबी बेहोशी में चली गई हैं। तो वैद्य जी, क्या इसका कोई भरोसा नहीं कि कब वो होश में आएगी? पंडित जी बोले। वैद्य जी निशब्द ही अपनी गर्दन नाम में हिलाते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसकी चोट पर लगाने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ छोड़ जाते हैं। देविका नीलवेणी के शरीर पर जमी हुई धूल की परत को गीले कपड़े से साफ कर उसकी हालत में उसे नए कपड़े पहनाती है। देविका की मदद के लिए एक और देवदासी वहाँ बैठती है। बाकी सभी देवदासियाँ नहा धोकर पूजा के लिए मंदिर में चली जाती हैं। आज सभी देवदासियाँ यलम्मा को प्रसन्न करने नहीं जा रही थी, बल्कि आज तक यलम्मा की सेवा में एक भी मौका न चूकने की एवज में बख्शीश मांगने जा रही थी। बख्शीश में वो नीलवेणी की जान को मांग रही थी, उसके स्वस्थ स्वास्थ्य को मांग रही थी। सभी देवदासियों की आंखें आज नम थीं और अपनी प्रार्थनाओं में सिर्फ नीलवेणी अक्का का ही नाम था। पंडित जी भी पहली बार आज किसी देवदासी के लिए पूजा कर रहे थे, उसके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे थे। देवदासी के नाम नक्षत्र सहित यलम्मा का अभिषेक आज हो रहा था। इस तरह नीलवेणी की हालत से अनजान शहर में लक्ष्मी, कार्तिकेय, राधा अम्मा, मूर्ति, इन सभी का दिन बहुत बढ़िया रहा। सुरक्षा सिपाही के साथ राधा अम्मा लक्ष्मी को काम निपटाने के बाद एनजीओ ले जाती हैं। लक्ष्मी वहाँ कुछ नए नए हुनर सीखती है, कुछ नया काम करती है, थोड़ा पढ़ना लिखना भी शुरू करती हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ कार्तिकेय और मूर्ति इंस्पेक्टर राघवन से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ के हालात का जायज़ा लेते हैं और मूर्ति कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ताकि वो अपने केस को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा दलीलें पेश कर सके। यही करते करते खुशहाली से 1 हफ्ता बीत जाता है और अगली सुनवाई की तारीख यानी कि सोमवार आ जाता है। आज सुबह से ही सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। किसी काम में मन नहीं लग रहा था, न काम करने में न खाने में। जैसे तैसे करके गले से निवाले उतारे। लक्ष्मी और कार्तिकेय की भी यही हालत थी।
मूर्ति ने अपने स्वभाव अनुसार पेट भर के नाश्ता किया, क्योंकि उसका हमेशा से मानना था यदि शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो मैदान में जाकर मुकाबला कैसे करेंगे। क्योंकि आज कोर्ट की तारीख थी, चारों ने जल्द से जल्द नाश्ता निपटा कर रास्ते में ज़रूरत के पड़ने वाले सभी सामान लेकर घर पर ताला लगाते हैं। पानी की बोतल, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता, सब कुछ साथ में राधा अम्मा ने पैक कर लिया था। चारों कार के दरवाजे बंद कर अंदर जैसे ही बैठते हैं, मूर्ति कहता है, चलो अम्मा, ऑल सेट, निकले अब। तभी अचानक राधा अम्मा को कुछ याद आता है। अरे रुको रुको मूर्ति। तीनों राधा अम्मा के मुंह को ताकने लग जाते हैं। मूर्ति स्टीयरिंग पर से अपने हाथ हवा में उछालकर थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है और कहता है, अम्मा, वैसे ही हम लेट हो चुके हैं, अब तुम्हें क्या सूझी है? क्या छूट गया तुम्हारा? जल्दी करो अम्मा, हमें वक्त से वहाँ पर पहुँचना चाहिए। आज का दिन तुम्हें पता है ना कितना इम्पॉर्टेंट है। राधा अम्मा दिलासा देते हुए कार का दरवाज़ा खोलती और कहती है, अरे रुको तो सही मूर्ति, कुछ ज़रूरी काम है बच्चे। अपनी उम्र के हिसाब से जल्दी जल्दी चलते हुए राधा अम्मा घर का ताला खोलती है और एक ही मिनट में अंदर जाकर बाहर आ जाती हैं। उनके हाथ में 4 नींबू होते हैं। राधा अम्मा बड़ी ही सावधानी से झुककर 2 नींबू कार के आगे के 2 टायर के नीचे रखती हैं और दूसरे 2 पीछे के 2 टायर के नीचे रखती हैं। ये देखकर मूर्ति अपना मुंह बनाने लग जाता है और अपने हाथ से कुछ अजीब से ढंग के एक्सप्रेशन देने लग जाता है। भाई, अम्मा पागल हो गई है, क्या कर रही है ये? कार्तिकेय मूर्ति को आंखें दिखाकर उसे उंगली से चुप रहने का इशारा करता है। चारों नींबू चारों टायर के नीचे रखने के बाद इत्मीनान से राधा अम्मा कार के अंदर आकर बैठ जाती हैं। लक्ष्मी ये सब नज़ारा देखकर मूर्ति को चिढ़ा हुआ देखकर अंदर ही अंदर खुदर खुदर हंस रही थी। अम्मा, तुम कर क्या रही थी? इतना अंधविश्वास ठीक नहीं यार। चुप कर, ये सब तेरी बातें समझ के बाहर है। ये अंधविश्वास नहीं, मेरा विश्वास है। आज का दिन बहुत ही खास है ना, तो किसी की नज़र ना लगे और हम सही सलामत हमारी मंजिल तक पहुंच जाए। बस यही मुर्गन से प्रार्थना है, इसीलिए मैंने ये सब किया है, कोई नौटंकी नहीं है ये। तो मुझे हमेशा तुम ये नहीं करती और आज क्यों? मूर्ति, तुम सच में पागल हो। पता नहीं वकील कैसे बन गए। आज हमारी लक्ष्मी के लिए बहुत ही खास दिन है, इसलिए इसके इस प्रण को किसी की नज़र ना लगे और तुम्हारी काबिलियत पर भी किसी की नज़र ना लगे। और अब तुम मुझसे ये बहसबाजी कर रहे हो, अब लेट नहीं हो रहा कोर्ट जाने के लिए। चलो स्टार्ट करो जल्दी से गाड़ी। और हाँ, उन नींबुओं पर से चलाना। टायर के नीचे सारे नींबू दब जाने चाहिए, तभी आने वाले रास्ते पर हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, समझ गए? सारी बलाएं टल जाएंगी। मूर्ति जल्लाहट के साथ कहता है, हद करती हो अम्मा, मेरी आंखें क्या टायर के नीचे है जो मैं नीचे देख पाऊँगा कि नींबू दबे हैं या नहीं? मूर्ति की इस उटपटांग वाक्य से गाड़ी में बाकी के तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तभी लक्ष्मी चुलबुलाहट के साथ बोल पड़ती है, भैया, मैंने हमारे गांव में भी ये देखा है। मेरी अम्मा तो भगवान को दिया भी नींबू का ही बनाकर करती है। मूर्ति पीछे मुड़कर अपने दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मी से कहता है, बस करो मेरी अम्मा, अब तुम मत शुरू हो जाओ। खुशनुमा माहौल गाड़ी में बन जाता है। ये देखकर मूर्ति मुंह फुलाकर गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी नींबू के पिचकने की आवाज़ आती है और ये सुनकर राधा अम्मा मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर हाथ जोड़ लेती हैं। मूर्ति अपनी अम्मा को मिरर व्यू से देखता है और बहुत ही भयानक चेहरा बना लेता है। अपना सर इतनी ज़ोर से हिलाकर सारे बाल झटकता है और अपनी गाड़ी को एक्सलरेट देकर आगे भगाता है। गाड़ी में एफएम पर कुछ कन्नड़ गीत बजने लग जाते हैं। मूर्ति एफएम बनकर अपने पसंदीदा रोमांटिक हिंदी गानों की पेन ड्राइव डालता है और बेहद ही खूबसूरत धोनी पिक्चर का गीत शुरू होता है। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुज़रता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। देवदासी चैप्टर 33। पेन ड्राइव पर सुंदर सा गीत बज रहा था। ये मूर्ति का हमेशा से पसंदीदा गीत रहा। ये गीत सुनते ही मूर्ति का फूला हुआ चेहरा पिचक जाता है और उसके पूरे चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। उसकी आंखें हंसने लग जाती हैं। कार्तिकेय भी इस गीत के बोल सुनकर अपने दाईं तरफ के रियर व्यू मिरर से लक्ष्मी को देखने की कोशिश करता है।
जो कि ठीक उसके पिछली सीट पर ही बैठी थी। लक्ष्मी को हिंदी गीत थोड़े कम ही समझ आते थे, पर इस गीत का संगीत उसके मन को बहती हवा सा हल्का कर रहा था। तभी राधिया अम्मा कहती हैं, गीत तो हमारे ज़माने के हुआ करते थे, वो भी हमारे कन्नड़ में। एक हाथ हवा में उठाते हुए कहती हैं, आहा हा, क्या गीत हुआ करते थे, क्या बोल हुआ करते थे, और क्या गाते थे बाल सुब्रमण्यम जी। तभी बीच में अपनी अम्मा को काटते हुए नाटकीय गुस्से से मूर्ति कहता है, अम्मा प्लीज़ शांति से गीत सुनने दो ना यार, तुम बैठे बैठे रिमिक्स मत बनाओ हिंदी कन्नड़ का। ये सुनकर कार्तिकेय के मुंह से हंसी छूट जाती है। मूर्ति के मूड को देखकर जैसे तैसे करके वो अपनी हंसी को दबा लेता है। राधा अम्मा थोड़ी नटखट सी मुस्कुराहट के साथ लक्ष्मी की तरफ देखकर अपनी आंखों को भींचती है, क्योंकि वह मूर्ति को परेशान कर थोड़े मज़े ले रही थी। कुछ घंटे का सफ़र तय करने के बाद सभी हाई कोर्ट पहुँचते हैं। आज हाई कोर्ट में काफ़ी चहल पहल थी। चारों कार से उतरने के बाद बड़े बड़े डग भरते हुए कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। हमेशा की तरह लक्ष्मी कोर्ट की पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले हाथों से पहली सीढ़ी छूकर अपने माथे पर उंगलियां लगाती हैं। ऐसा करते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। कोर्ट की लॉबी में पहुंचते ही वहां लगे बिल बोर्ड पर कौन सा केस किस कोर्ट रूम में है उसके नंबर फ्लैश हो रहे थे। मूर्ति और कार्तिकेय ने जाकर बिल बोर्ड पर अपना कोर्ट रूम ढूंढा। आज भी उनका केस कोर्ट रूम 55 में ही था। चलो अम्मा, उसी पिछले वाले कोर्ट रूम के बाहर बैठते हैं, हमारे केस की सुनवाई वहीं होने वाली है आज। लक्ष्मी राधा अम्मा के साथ आगे बढ़ती हैं और पीछे पीछे कार्तिकेय और मूर्ति रूम नंबर 55 के बाहर आकर बैठ जाते हैं। मूर्ति और कार्तिकेय वही लॉबी में खड़े रहते हैं। आज उनके आने से पहले ही अंदर चल रहे केस की सुनवाई खत्म हो चुकी थी और अब नए केस की शुरुआत में करीब 10 मिनट का विराम था। 10 मिनट के बाद अंदर से एक कारकुन बाहर आकर ज़ोर से केस नंबर बोलकर आवाज़ लगाता है। मूर्ति को पता चल गया उन्हीं का केस नंबर पुकारा जा रहा है। चलो कार्तिकेय, मूर्ति ने कार्तिकेय के कंधे पर हाथ रखकर कहा। चारों कोर्ट रूम में प्रवेश करते हैं। हमेशा की तरह सभी अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। हमेशा की तरह वही टाइपराइटिंग लिए हुए औरत उसी जगह पर बैठी थी। सरकारी वकील भी हाजिर थे। मूर्ति अपने वकीलों वाली सीट पर बैठकर अपने बैग से पेपर निकालकर कुछ स्टडी कर रहा था। अंदर आने के बाद उसने भी अपना काला कोट पहन लिया था। राधा अम्मा को अपने बेटे को इस काले कोट में देखकर हमेशा ही बड़ा सुकून और गर्व महसूस होता और मन ही मन भावुक हो जाती। आज लक्ष्मी थोड़ा कम डरी हुई थी। पता नहीं कोर्ट रूम की आबो हवा ही ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा दे। मन में थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। अपने आप को बहलाने के लिए लक्ष्मी आसपास दीवारों पर नज़र घुमाने लगी। आज उसने दीवारों पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी और ऐसे ही अनेक महान हस्तियों के फ़ोटो फ्रेम देख रही थी, क्योंकि पहले तो डर की वजह से उसने इतनी बारीकी से ध्यान नहीं दिया था। राधा अम्मा उसके चेहरे के बेखबर भावों को परख गई। उन्होंने हर एक हस्तियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लक्ष्मी को दी। लक्ष्मी जैसे जैसे राधा अम्मा के मुंह से उनकी उपलब्धियां सुन रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखों के कोर में चमक सी आ रही थी और अपनी इस देवदासी की कुप्रथा से आज़ादी की प्रबल इच्छा होने लगी और अपने अंदर दिव्य ऊर्जा को महसूस करने लगी। जो निश्चय उसने दृढ़ करके रखा था उसे और भी प्रबलता मिली। कुल मिलाकर उसमें शेरनी सी हिम्मत आ गई थी। जब तक मूर्ति अपने केस की बैठकर स्टडी कर रहा था, तब तक इंस्पेक्टर राघवन भी और साथ में कुछ सिपाही चार्जशीट लेकर कोर्ट रूम में दाखिल हो चुके थे। इंस्पेक्टर राघवन ने कार्तिकेय और मूर्ति को देखकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे का अभिवादन किया विनीत सी मुस्कान के साथ, और कुछ ही क्षणों में दोनों जजेस सुजाता मुद्गल और जयशेखर रेड्डी कोर्ट रूम में प्रवेश करते हैं और अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। उनके अभिवादन में कोर्ट रूम में सभी लोग खड़े हो जाते हैं। उनके बैठने के बाद सभी लोग बैठते हैं। केवल इंस्पेक्टर राघवन और मूर्ति ही खड़े रहते हैं। जज जयशेखर रेड्डी कहते हैं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। सामने मूर्ति झुककर इस आदेश को स्वीकार करता है। माय लॉर्ड, मैं इंस्पेक्टर राघवन से कुछ पूछताछ करना चाहूँगा। दोनों जजेस मूर्ति को देखकर हाँ में इशारा करते हैं। इंस्पेक्टर राघवन आगे आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ कटघरा नहीं लाया जाता, क्योंकि इंस्पेक्टर राघवन मुजरिम नहीं थे। मुजरिमों के लिए कटघरा लाया जाता है।
इंस्पेक्टर राघवन माननीय जजेस के सम्मान में अपनी बैरेट कैप को सर से उतारकर अपने बाएं हाथ के नीचे दबा देते हैं और दाहिनी हाथ से जजेस को सैल्यूट करते हैं। जजेस उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। मूर्ति इंस्पेक्टर राघवन के थोड़ा करीब आकर उनसे सवाल पूछने लगता है। आप जब कुडली गांव गए थे गिरफ्तारी के सिलसिले में, तो इंस्पेक्टर राघवन आपने वहाँ क्या किया और क्या देखा? सारी जानकारी आप इस कोर्ट रूम में दीजिए हमारे रिस्पेक्टेड जजेस को। इंस्पेक्टर राघवन ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी कोर्ट को सुनाई। कैसे पहली बार गए थे तब उन्हें रोका गया, और जब दूसरी बार गए रणनीति के तहत गांव में किस तरह से उन लोगों ने सिविल ड्रेस में प्रवेश किया, किस तरह से अनंतनाग और दूसरे रसूख ज़मींदारों की हरकतें देखी और उनके अमानुषी अत्याचारों के नीचे देवदासियों की दुर्गति हो रही है, कैसे कैसे उन पर जुल्म हो रहे हैं, किस तरह से उन्हें काल कोठरी में कैद किया हुआ था, देवदासी के नाम पर उनके साथ घिनौने काम हो रहे थे, यहाँ तक कि छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। कितनी मशक्क़त से उन्होंने उन ज़मींदारों को गिरफ्तार किया, पर फिर भी एक मुजरिम छूट ही गया। सारी कहानी बयां करते हुए इंस्पेक्टर राघवन का गला रूंध गया। जजेस भी इंस्पेक्टर राघवन का बयान सुनकर अंदर से हिल ज़रूर गए थे, पर चेहरे पर उन्होंने कोई भी हाव भाव प्रकट नहीं होने दिए, ना ही कोई शिकन। मूर्ति कहता है, दैट्स ऑल माई लॉर्ड। सुजाता मुदगल अपने पास पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पानी पीती है और बोलना शुरू करती हैं। जो कुछ भी इस देवदासी प्रथा की आड़ में कृत्य हो रहा है, वो जघन्य अपराध हो रहा है, वो निंदनीय है, और ये कोर्ट जल्द से जल्द उन सभी गुनहगारों को कोर्ट में पेश करने का हुक्म देती है। चार्जशीट दायर हो चुकी है। अब अगली तारीख तक कोर्ट चाहती है जो भी इस प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं वो जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किए जाए, और ये कोर्ट पुलिस को लताड़ लगाती है। अनंतनाग जैसे वहशी गुनहगार छूट कैसे गए, उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और हम एक खंडपीठ का हिस्सा हैं, इसलिए इस केस की सुनवाई हम दोनों जजेस ही करेंगे। इसके बारे में हमने कुछ जानकारियां हासिल की है। ये सिर्फ हमारे प्रांत में ही नहीं, इस प्रांत के बाहर और कई जगहों पर देवदासियों के इस कुप्रथा को बढ़ावा दिया गया है, जो समाज के सरासर खिलाफ है। आज की कोर्ट की कार्रवाई खत्म की जाती है और 5 दिन के बाद अगली सुनवाई की तारीख दी जाती है। द कोर्ट इज़ एडजर्न। ये सुनकर इंस्पेक्टर राघवन अपना सिर झुका लेते हैं। दोनों जजेस अपना फैसला सुनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। मूर्ति को काफ़ी राहत मिलती है। आशा भरी नज़रों से कार्तिकेय और लक्ष्मी की तरफ देखता है। दोनों के चेहरों पर तसल्ली के भाव थे। कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर क्या इंस्पेक्टर राघवन अब अमल कर पाएंगे? क्या वो अनंतनाग को गिरफ्तार कर पाएगा? 5 दिनों में कोर्ट में उसकी पेशी कर पाएगा? जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। धन्यवाद।